So we'll go ahead with more on work, energy, power and collision. तो अगर आपको याद होगा last lecture में we have quickly went through basic concept of work, then basic concept of energy also. मैं अभी वापस से उन सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा because already we are revising it. तो it is expected कि अभी आपको कम से कम work से related सारे के सारे basic concepts पता है. And we have started off with energy also. So energy is nothing but the capacity of doing work. So we have defined what is energy. We have seen what are the dimensions of energy. You already know what are dimensions of energy. M1 L2 T minus 2 and energy के SI units joule. CGS unit erg. 1 joule is how many erg? 10 raised to 7 erg. And then we have also seen some practical units of energy. अगर याद होगा किलोवाट आवर. तो किलोवाट आवर अगर याद है इट इज 3.6 इंटू 10 टू 4 5 क्या जूल. भूल गए ना? भूल गए तो फिर कोई बात नहीं, खुद से वर्कआउट कर लो. किलो मतलब 10 टू 3. आर मतलब आर में कितने मिनट्स होते हैं, उसमें कितने मिनट्स होते हैं, सेकेंड्स होते हैं 60. तो दिस इज 3600 into 10 raised to 3, तो 3.6 into 10 raised to 6, right, joule. That is the conversion factor. फिर हमने 1 कैलोरी देखा था. 1 कैलोरी इज हाउ मेनी जूल्स? 4.18. तो ठीक है, गोइंग अहेड विथ एंड ऑफ कोर्स यस, हमने लास्ट में मतलब जो लास्ट लेक्चर का लास्ट पार्ट था उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी डिफाइन किया था. काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज the energy associated with motion of an object. The energy possessed by an object on account of its motion is called as kinetic energy, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², या फिर उसी को तो मोमेंटम के टर्म में लिखोगे तो p²/2m. और फिर हमने 6 टाइप के ग्राफ देखे थे मोस्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी. अब उसके आगे तो हमने लास्ट लेक्चर में इतना कवर किया था. अब उसके आगे वी वांट टू सी स्टॉपिंग ऑफ अ व्हीकल बाय अ रिटार्डिंग फोर्स. तो stopping of a vehicle by a retarding force. तो we already have a vehicle. एक vehicle है which is basically moving on a surface. अच्छा, by the way हम लोग यहाँ पे फिलहाल फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो there is no friction टेम्पररी. तो लेट अस से जो व्हीकल था इट वाज मूविंग विथ सम इनिशियल स्पीड ऑफ v. v बोलना है v बोल दो, u बोलना है u बोल दो, डज नॉट मैटर रियली. हमको इस व्हीकल को स्टॉप करना है तो डेफिनेटली हमको मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, विच इज रिटार्डिंग फोर्स. तो मान लेते हैं कि जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स अप्लाई किया रिटार्डिंग, एंड लेट अस से रिटार्डिंग फोर्स इज f, उस पॉइंट से गाड़ी के रुकने तक जो डिस्टेंस कवर हुआ वो है x. एंड रिमेंबर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था इज हाफ mv², और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है क्योंकि द व्हीकल इज स्टॉप्ड. तो फाइनल एनर्जी जो होगा वो होगा 0. तो v फाइनल इज 0 एंड v इनिशियल इज v. क्लियर? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और सिंपल को सिंपल ही रखना है हमको. एक व्हीकल था विच वॉज मूविंग विथ सम स्पीड v, उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था हाफ mv². हमको उसको रोकना है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए उसको बोलते हो रिटार्डिंग फोर्स, राइट. और वो फोर्स लगाने के बाद एक सर्टेन डिस्टेंस पे आके रुक गया. डिस्टेंस कितना कवर किया? x. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अंटिल द व्हीकल स्टॉप, x इज अ डिस्टेंस. इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग. क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस. तो पहले तो हमको स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है और स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला निकालना है. तो वेल फर्स्ट वर्कआउट व्हाट इज आवर डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला, एंड देन स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला. स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला वेरी सिंपल. और मैं इस सारे फॉर्मूला के 1-2 फॉर्म लिखने वाला हूँ बिकॉज ऑफकोर्स जब क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन में अलग अलग पैरामीटर कांस्टेंट बोला होता है. तो फॉर्मूला कैसे कैसे यूज करना है वो डिपेंड करेगा पैरामीटर क्या क्या कांस्टेंट है. तो पहले लॉजिकली स्पीकिंग हम गाड़ी अपने आप तो रुकने वाला है नहीं, उस पर करना पड़ेगा वर्क.
अगर मुझे गाड़ी को रोकना है तो वी हैव टू डू वर्क, एंड दिस वर्क डन अकॉर्डिंग टू, इफ यू रिमेंबर, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसलिए पहले लेक्चर में सब वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट किया था हमने, याद है क्या? वर्क डन ऑन अ व्हीकल अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। If the force is acting in the direction of motion, then the work done appears as increase in kinetic energy. If the force is acting opposite to the direction of motion, then the work done appears as decrease in kinetic energy. So in any case, it is basically change in kinetic energy. What is work done? Force into displacement. और मैंने रिटार्डिंग फोर्स को क्या बोला है? F। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला है? X। जो हो जाएगा आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, या फिर इनिशियल माइनस फाइनल। ऐसे नॉर्मली हम बेसिकली ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू लिखते हैं तो मॉड डाल देना। अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मॉड, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एनीवेज। तो व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv², और फाइनल कितना है? 0 है। ओके गुड। तो यहाँ से तुमको x मिल गया mv²/2f, mv²/2f। अब इसके 2-3 फॉर्म में और लिखूंगा, जरूरत पड़ेगी तब वापस इस पेज पे आएंगे, तब का तब देखेंगे। ये हो गया तुम्हारा एक फॉर्मूला। अभी स्टॉपिंग टाइम निकालना है, तो स्टॉपिंग टाइम निकालने के लिए व्हाट आई विल डू इज, मैं न्यूटन सेकंड लॉ से जो फोर्स का डेफिनेशन था, याद है क्या? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स? F इक्वल्स टू dp/dt। तो वी विल यूज F इक्वल्स टू dp/dt, F इक्वल्स टू dp/dt, राइट? गुड। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा dt, मतलब बेसिकली टाइम। तो मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसा, dp इक्वल टू ft, तो t इक्वल्स टू dp/f, dp/f। व्हाट इज dp? चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, क्योंकि मैंने बोला लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, फाइनल मोमेंटम 0 होने वाला है, क्योंकि गाड़ी अल्टीमेटली इज गोइंग टू कम टू रेस्ट। तो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम हियर? mv। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? 0। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ अपॉन f, राइट? तो ये हो गया स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला। अब ये दो फॉर्मूला पे ध्यान देना, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम, दोनों पे ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम अलग अलग केस में इनका रेशियो लेने वाले हैं फॉर 2 व्हीकल्स। फिलहाल तो तुम एक सिंगल व्हीकल की बात कर रहे थे, ये सारे फॉर्मूला सिंगल व्हीकल के लिए है। नाउ वी विल कंपेयर द फॉर्मूलाज फॉर 2 व्हीकल्स। तो रिमेंबर, तो वी विल फर्स्ट फाइंड आउट स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर 2 व्हीकल्स, स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर स्टॉपिंग टाइम फॉर 2 व्हीकल्स, राइट? तो जब कंपेयर करोगे, तो दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट कंपैरिजन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम फॉर 2 व्हीकल्स। तो कंपैरिजन, कंपेयर मतलब रेशो, कंपैरिजन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम फॉर 2 व्हीकल्स। अब जब तुम बोल रहे हो कि हमको स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम कंपेयर करना है 2 अलग अलग व्हीकल्स के लिए, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि दोनों व्हीकल्स पे सेम फोर्स हो। तो मान लेते हैं पहला केस, ए फोर्स इज कांस्टेंट, दोनों व्हीकल्स पे फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये जो फॉर्मूला था स्टॉपिंग डिस्टेंस का, इसमें क्या कांस्टेंट हो गया? F। तो x किसको प्रोपोर्शनल हो गया? mv² को, क्योंकि F इज कांस्टेंट। तो x1/x2 जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? m1v1² अपॉन m2v2²। सिंपल, पक्का 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 पक्का, क्योंकि ये है ना, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। किसके फॉर्म में आता है? क्वेश्चन। इफ यू आर नॉट वेल यू कैन जस्ट गो एंड स्लिप डाउनस्टाइर इन द लाइब्रेरी, आई डोंट माइंड। गुड। तो ये आ गया आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो। एंड स्टॉपिंग टाइम की जब बात करोगे, स्टॉपिंग टाइम T1 एंड T2, व्हाट इज T? mv/f। f कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv, तो m1v1 अपॉन m2v2। तो ये रेशियोज यूज होंगे वहां पे, where m1 is the mass of first vehicle, m2 is mass of second vehicle, v1 is the speed of first vehicle, v2 is the speed of second vehicle. Only force is constant। क्या कांस्टेंट है? फोर्स। अब सेकंड केस में अगर मैं स्पीड भी कांस्टेंट मान लेता हूँ, तो मतलब फोर्स एंड स्पीड बोथ कांस्टेंट। तो जो केस बी है, अब रिमेंबर इसके आगे के जो केसेस है ना, उन सब में मैं फोर्स कांस्टेंट मान के चलने वाला हूँ। रिटार्डिंग फोर्स ऑन बोथ द व्हीकल्स इज कांस्टेंट। लेकिन अभी एडिशनली इफ आई से
एडिशनली v इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। अभी v भी कांस्टेंट हो गया, अगर v भी कांस्टेंट हो गया तो v1 और v2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x1 बाय x2 तुमको मिल जाएगा m1 बाय m2, और जो t1 बाय t2 है वो हो जाएगा m1 बाय m2, क्योंकि v1 v2 हो गए सेम। लेकिन एडिशनली मतलब फोर्स तो कांस्टेंट था ही, अब अगर इनिशियल स्पीड्स भी सेम हो गए, v इज आल्सो कांस्टेंट, राइट, गुड। देन इसके बाद व्हाट एल्स वी कैन मेक कांस्टेंट इज मोमेंटम। तो इफ आई से मोमेंटम इज कांस्टेंट, अब जब तुम मोमेंटम कांस्टेंट की बात करते हो तो पहले इक्वेशंस को मोमेंटम के टर्म में लाना पड़ेगा। अब उसको कैसे लाते हैं, रिमेंबर हर अगले केस में एडिशनली मतलब फोर्स तो कांस्टेंट था ही, मोमेंटम भी कांस्टेंट हो गया। तो इसको अभी आप मोमेंटम के टर्म में कैसे लाओगे, तो मैं इसको एक काम करूंगा, मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास, क्योंकि ऊपर mv स्क्वायर था नीचे 2f था, तो मैंने m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया फॉर अ सिंपल रीजन। व्हाट इज m इनटू v, मोमेंटम, तो मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2fm। तो इस इक्वेशन से तुमको ये दिख रहा होगा कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, तो x इज प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर बाय m, लेकिन p भी कांस्टेंट है, तो फिर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा x1 बाय x2 का वो क्या आएगा, m2 बाय m1, m2 बाय m1। रिमेंबर दिस इज सिंपल। और ये तो था ही मोमेंटम अपॉन फोर्स, मोमेंटम भी कांस्टेंट, फोर्स भी कांस्टेंट और टाइम भी सेम, तो टाइम इज कांस्टेंट, मतलब बेसिकली t1 बाय t2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है, फोर्स तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो t कांस्टेंट हो गया, t कांस्टेंट होना मतलब t1 इक्वल टू t2 मतलब t1 बाय t2 इक्वल टू 1, तो स्टॉपिंग टाइम इज आल्सो सेम इन दैट केस। हो गया। देन इसके बाद हम और क्या कांस्टेंट कर सकते हैं वो भी देखें। मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट करके देखते हैं अब। तो इफ आई से काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, तो पहले तुमको ऑफ कोर्स इक्वेशंस को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, इफ आई से काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, तो इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखोगे कैसे, पहले वो सोच लो। अब यू नो वैसे तो डायरेक्ट ही है यहाँ, तो व्हाट इज mv स्क्वायर बाय 2 काइनेटिक एनर्जी, तो व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस, इट इज काइनेटिक एनर्जी बाय फोर्स k बाय f। तो अभी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बोल रहे हो, फोर्स तो वैसे भी कांस्टेंट था, तो x1 बाय x2 का रेशियो क्या आएगा 1, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट एंड फोर्स इज आल्सो कांस्टेंट। यहाँ पे इन दिस केस व्हाट इज स्टॉपिंग टाइम, momentum upon force, momentum upon force. You know, if you don't know, I can just write it here. काइनेटिक एनर्जी के ये हाफ mv स्क्वायर होता है, हाँ कि ना, यस। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस और नो, यस। तो इसको मैं p स्क्वायर बाय 2m लिख सकता हूँ, यस और नो, यस। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यस। तो p इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 2mk, कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 2mk। तो ऐसा हो गया, तो ये मोमेंटम है, व्हाट इज मोमेंटम, अंडर रूट ऑफ 2mk बाय f। फोर्स तो वैसे भी कांस्टेंट था, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो गया, तो जो स्टॉपिंग टाइम है इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल, तो रूट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल, तो t1 बाय t2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ m1 बाय m2। हो गया, गुड। सो दीज आर ऑल द इक्वेशंस ऑफ stopping distance and stopping time, मतलब comparison of stopping distance and stopping time for two vehicles under different cases, under different cases, under different cases। तो force is constant, then force constant ही रखेंगे, साथ में speed constant कर देंगे, साथ में momentum constant कर देंगे और kinetic energy भी constant कर देंगे। तो हम लोग theory के फॉर्म में एक्चुअली क्वेश्चंस ही कवर कर रहे हैं, these are questions only, जस्ट ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको इन पूछे हैं पहले, तो रिमेंबर वी आर कवरिंग नथिंग बट थ्योरी, सॉरी क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंसेस। अब इसके बाद हमको देखना है पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी हमको देखना है, तो रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी आपको 6 से 7 कॉन्टेक्स्ट में आता है। कहाँ कहाँ आता है,
सबसे पहले ग्रेविटेशन में आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर कहाँ आता है उसका अगला चैप्टर, इलास्टिसिटी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद कहाँ पे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। फिर कहाँ आता है, फिर आपको वो आता है, इफ यू रिमेंबर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जिसको तुम सरफेस एनर्जी बोलते हो। उसके बाद कहाँ पे आता है, अगर आपको याद होगा तो, ऑसिलेशंस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बेसिकली अ स्प्रिंग, स्प्रिंग को तुम एक मास कनेक्ट करते हो, वहां पे आता है, राइट। उसके बाद कहाँ पे आता है, भूल गए। उसके बाद वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 में आपने देखा था, विच इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, राइट। उसके बाद कहाँ देखा था, मैग्नेटिज्म में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एंड ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो फिलहाल पहले मैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है वो बताऊंगा, उसके बाद हम अलग अलग केसेस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है देखेंगे। तो पहले हमको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है वो पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी और अ सिस्टम ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन। अगर हमारे पास एक फील्ड है, मतलब यहाँ पे फील्ड में जब बोल रहा हूँ तो चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर ग्रेविटेशन है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, मतलब मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो हर एक पॉइंट पे इन अ गिवन फील्ड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, यहाँ पे वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिराइव और डिफाइन होता है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव के केस में ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अदर डिसिपेटिव फोर्सेस लाइक विस्कस ड्रैग। तो जब तुम बोलते हो ना पोटेंशियल एनर्जी, तो याद रखना कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में ही डिफाइन होता है, बाकी केस में डिफाइन नहीं होता। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक फील्ड होता है, उस फील्ड में हर एक पॉइंट पे देयर इज सम पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड। तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी बिकॉज ऑफ पोजीशन, बिकॉज एज आई जस्ट टोल्ड यू, if you have conservative forces at every point in the field of conservative forces there is some energy which is called as potential energy. डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले you need to know this कि potential energy is the energy associated at every point in the field of conservative forces, और as I just told you कि फिलहाल मैं सिर्फ तुमको जनरल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ पोटेंशियल एनर्जी का। ग्रेविटेशन में फॉर्मूला क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आएगा वो बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ जनरल आइडिया इन द फील्ड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब जिसको ये भी नहीं पता कि ये सब चल क्या रहा है, तो ठीक है, मैं आई विल टेल यू, कोई इशू नहीं है। आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वहां से अच्छे से समझेगा तुमको। तो लेट अस से मेरे पास एक रीजन ऑफ स्पेस था जहां एक भी चार्ज नहीं है, तो व्हाट आई डू इज आई ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कीप इट ओवर हियर, नो वर्क इज डन, क्योंकि देयर इज नथिंग टू अपोज। Since there is nothing to oppose, no work is done, there is no potential energy also. इसका मतलब सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है unless and until there is external field। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड था क्या, नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, जीरो। नाउ व्हेन आई ब्रिंग द सेकंड चार्ज, और बाय द वे हम यहाँ पे चार्जेस इन्फिनिटी से लाते हैं, वो क्यों लाते हैं बाद में देखेंगे। सेकंड चार्ज लाया, सेकंड चार्ज को पहले चार्ज ने अपोज किया, तो वर्क हैज टू बी डन, तो वर्क डन हुआ, राइट। देन इफ आई ब्रिंग थर्ड चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, अब दो चार्जेस ने मिलकर इसको अपोज किया, राइट, तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जैसे जैसे मैं चार्जेस ला रहा हूँ वैसे वैसे वर्क डन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चौथा चार्ज आएगा तो तीन चार्ज उसको अपोज कर रहे हैं, पांचवा आएगा तो चार अपोज कर रहे हैं, और बिकॉज वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो अल्टीमेटली जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस विच इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए मैंने बोला कि इट इज एनर्जी possessed बाय पार्टिकल ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन। अभी क्यों बताता हूँ, पहली तो बात समझ लो कि पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन ऑलवेज वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस टू अचीव अ सर्टन कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक सर्टन कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन में Q1 का एक स्पेसिफिक पोजीशन है, Q2 का एक स्पेसिफिक पोजीशन है, Q3 का एक स्पेसिफिक पोजीशन है,
जैसे तुम बैठे हो, तुम्हारा भी एक सर्टन कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक सर्टन कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में ये जो वर्क हुआ वो स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ क्लियर? सो पोटेंशियल एनर्जी इज अ वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस टू अचीव अ सर्टन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन होगा तो मासेस बोलना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा तो चार्जेस बोलना पड़ेगा, तो मैंने जनरलाइज कर दिया। क्लियर यहां तक? अब इस सर्टन कॉन्फ़िगरेशन को अगर मुझे डिस्टर्ब करना है, मतलब इसमें मुझे किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज करना है, तो अगेन वर्क इज डन, लेकिन दिस टाइम द वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले वर्क डन वाज अपीयरिंग एज पोटेंशियल एनर्जी, अभी वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दोनों सेम नहीं है। पहले केस में सिस्टम था ही नहीं, सिस्टम को बनाया, तो एक सर्टन कॉन्फ़िगरेशन हमने अचीव किया, और सर्टन कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने में जो वर्क डन हुआ वो है पोटेंशियल एनर्जी। अब उसी कॉन्फ़िगरेशन में मैं सिर्फ एक पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, अपने आप तो चेंज होगा नहीं, तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। दिस टाइम जो तुम वर्क कर रहे हो जस्ट टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, वो वर्क अपीयर होता है एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सिस्टम को बनाने में जो वर्क था वो पोटेंशियल एनर्जी था, सिस्टम को चेंज करने में जो वर्क है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे मैंने बोला वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ग्रेविटेशन में भी वही, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वही, किसी और चीज के लिए भी वही। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैं फिलहाल यहीं तक रखूंगा, मैं ज़्यादा इंटीग्रेशन के फॉर्म में जाऊंगा नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब का तब देखेंगे। फिलहाल सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चल रहा है हमारा, तो मतलब कॉन्सेप्ट रिवीजन चल रहा है, तो जस्ट कीप दिस इन माइंड। एट द मोस्ट एक स्टेप आगे जाना है तो इंटीग्रेशन एफ बार डॉट डी आर बार, ठीक है? कहाँ से? R1 से R2 तक। ये कहाँ से आया? बिकॉज ऑफकोर्स मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब तुम एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास में लाते हो, तो व्हाट यू डू इज यू टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, और हर एक स्टेप में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? स्मॉल, राइट? फिर अगर मुझे एक चार्ज को एक पोजीशन से R1 से दूसरे पोजीशन R2 तक लाना है, तो ऐसे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में हम लाए, तो हर बार कितना वर्क हुआ? dw, बराबर। तो व्हाट इज टोटल वर्क डन? इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2। लेकिन हर स्टेप में dw वर्क कितना होता है पता है क्या? f बार डॉट dr बार। और नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स है, तो एक्चुअली सेकंड चार्ज अवे की तरफ पुश होना चाहिए था, हमने उसको डिस्प्लेस किया अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। तो ठीक है, ये अभी बेसिक आइडिया तुमको याद रखना है, हम देखेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डिटेल में। अब ये तो तुम्हारा वर्क डन से आ गया, बट यू नो यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी अगर तुमको फोर्स दिया हो। तो जैसे ये था वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम R1 टू R2। तो इफ यू नो फोर्स, इफ यू वांट टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? बहुत सेम है। डिस्प्लेसमेंट दिया हो, x का इक्वेशन दिया हो और वेलोसिटी पूछा हो, तो क्या करते हो? डिफरेंशिएशन dx by dt, राइट? उल्टा हो, वेलोसिटी दिया हो और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, तो यहाँ भी वही है। इट्स नथिंग डिफरेंट एट ऑल। अगर आपको फोर्स का इक्वेशन पता है और आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो इंटीग्रेट, और अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया है और फोर्स निकालना है तो डिफरेंशिएट, राइट? और वो रहता है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हमको देखना है हाउ टू फाइंड आउट फोर्स इफ पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन इज गिवन टू यू। मैंने ये तुमको क्वेश्चंस में करवाया है, इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स। मैंने आपको बताया था फोर्स इज माइनस डेल ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एफ बार इज माइनस डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि अगर ये 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे अब तुमको ये भी सोचना चालू करना पड़ेगा कि जो फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ 1 डायमेंशनल है क्या? अगर 1 डायमेंशनल है तो सीधा सीधा तुम लिख दोगे माइनस du बाई dx, डिपेंडिंग ऑन फोर्स का डायरेक्शन क्या है। अगर y डायरेक्शन है तो du बाई dy।
अगर तुम्हारे पास ऐसा फोर्स है जिसमें जो 2 डायमेंशनल फोर्स है, मतलब जिसमें एक्स और वाई कंपोनेंट है, तो उस केस में तुमको 2 कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे। अगर ऐसा है कि एक फोर्स है जो 3D है, वो एक सिस्टम पे एक्ट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन। वर्क डन कौन करता है? फोर्स, राइट? करेक्ट। तो इट इज अ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस। और मुझे अगर उस सिस्टम में एक पार्टिकल को मूव करना है, तो पार्टिकल को मैं 1D में भी मूव कर सकता हूँ। अगर मैं उसको एक्स एक्सिस के अलावा मूव कर रहा हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा, राइट, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, उसका डेरिवेटिव लोगे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो डी यू बाई डी एक्स विल बी फोर्स। लेकिन अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया 2 डायमेंशनल, तो वहां पे 2 टर्म आएगी ना, क्योंकि 2 डायमेंशन में तुमने फोर्स लगा दिया। तो अगर 3 डायमेंशन है तो तुमको 3 डायमेंशनल में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो डेल ऑपरेटर होता है, डेल ऑपरेटर पता है क्या होता है? डेल ऑपरेटर याद है क्या? ये भूल गए? डैबा डैबा एक्स आई कैप, याद है क्या? डैबा डैबा एक्स आई कैप प्लस डैबा डैबा वाई जे कैप प्लस डैबा डैबा जेड के कैप। ये सब सॉल्व करके रखा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। डैबा डैबा एक्स होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी पार्शियल क्यों, मुझे पूरा मैथ्स बताना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नीड टू नो। ओके, देखो ऐसा है, व्हेन यू राइट डाउन एफ ऑफ एक्स y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या फिर सम क्वांटिटी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब तुम ये बता रहे हो कि वो जो भी क्वांटिटी है वो सिर्फ एक ही पैरामीटर पे डिपेंड करता है, एक ही कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ डी एफ बाई डी एक्स, राइट। लेकिन अगर ऐसा हुआ, देयर इज सम क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन 2 पैरामीटर, मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट 2 वेरिएबल्स है एक्स और वाई, और एक कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे स्पीड मान लेते हैं, वो दोनों पे डिपेंड करता है। तो स्पीड किस पे डिपेंड करता है? एक्स और वाई। लेकिन जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, मैं एट अ टाइम एक ही पैरामीटर से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ ना। आई विल इधर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो उसको बोलते हो पार्शियल डेरिवेटिव। और हम पार्शियल डेरिवेटिव को मैथमेटिक्स में लिखते हैं डैबा डैबा, डब्बा डब्बा, डब्बा डब्बा एक्स, डब्बा डब्बा वाई, वो याद रखने के लिए डैबा डैबा। व्हेन यू राइट डाउन डैबा डैबा, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल, जिनका मैथ्स है यू मे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, जिनका मैथ नहीं है फिर यू हैव टू बेसिकली रिवाइज। We cannot just keep on doing the same thing again and again. We have limitation on time, of course. Good. Now clear? Good. अब ऐसा है, फिर तुम यू कैन फाइंड आउट फोर्स बाय जस्ट यूजिंग डेल ऑपरेटर, और अगर तुमको पोटेंशियल एनर्जी दिया होगा तो फिर नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज फोर्स, तो यहाँ से तुमको फोर्स मिल जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो फोर्स पता करना है तो किसका डेरिवेटिव लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल पता करना है तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे? फोर्स का। पक्का पक्का, श्योर श्योर। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, क्या हो गया? क्यों हो गया? फाइन, गुड, आता क्लियर। अभी हमको देखना है पोटेंशियल एनर्जी कर्व। अभी ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये बहुत काम में भी आएगा। तो लेट अस सी व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी कर्व। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कर्व तो तुमको पता ही है, लेकिन व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी कर्व। अभी लेट अस से नाम है ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व, मतलब ग्राफ है। किसका ग्राफ है? ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी एसोसिएटेड विद द पोजीशन। तो मैं फिलहाल इसको 1 डायमेंशन में इमेजिन कर लेता हूँ। अच्छा, बाय द वे, जब 1 डायमेंशन की बात होगी, अगर मैं x लिख रहा हूँ तो उसमें फिर एक ही कंपोनेंट आएगा डी यू बाई डी एक्स, फिर डैबा डैबा नहीं लिखोगे, क्योंकि तुम क्लियरली बोल रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन x। तो फिर उस केस में पार्शियल डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ तब लिखे जाते हैं जब
पोटेंशियल एनर्जी 2D या 3D हो, मतलब बेसिकली फोर्स 2D या 3D हो और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन कोऑर्डिनेट। जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्लियरली कि ये x है और मैंने लिखा क्लियरली कि u डिपेंड्स ओनली ऑन x, u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो फिर अभी पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी नहीं हमको, तो मैं नोटेशन चेंज करने वाला हूँ। इमेजिन मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का कोई एक कर्व आ गया, हाँ, सम कर्व ए बी सी डी एंड सम पॉइंट ई, बराबर, गुड। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, और अगर आपको इक्वेशन ऑफ फोर्स याद है तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? माइनस डेल ऑपरेटर ऑफ u, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस डी यू बाय डी एक्स, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि डेल ऑपरेटर जब तुम्हारे पास मोर देन वन डायमेंशनल प्रॉब्लम हो तो, अदरवाइज वन डायमेंशनल में सिर्फ डायरेक्टली डेरिवेटिव माइनस डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि अब इसके आगे थिंग्स आर गोइंग टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबका ध्यान यहाँ पे। केस ए जस्ट अ मिनट yeah, okay, I found this mosquito is creating problem। सेटिंग किया क्या उसके साथ? आप लोगों ने उसको काम टास्क दे के रखा है, गो एंड डिस्टर्ब। तो एनीवेज, पहला केस, वी वर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी कर्व। पहला केस ऐसा है, इमेजिन अगर मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाता हूँ और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। देखो, मैथमेटिक्स को तुमको रियल लाइफ में सोचना पड़ेगा, तब जाके कनेक्ट कर पाओगे। मैं एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करता हूँ, बेटर ऑफ एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझेगा। चलो मान लेते हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी है, तो मतलब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी है। देयर इज सम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि अगर मैं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इफ आई इंक्रीज द डिस्टेंस लिटिल बिट एंड द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, तो एक चार्ज को नेगेटिव करता हूं। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों चार्जेस में फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? जानना पड़ेगा, इधर सिर्फ ऐसा बैठे रहने से काम नहीं चलता। नहीं, तुम नहीं, यू विल टेल मी। एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मैं सिंपल क्वेश्चन टू यू इज फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव। क्या है? अट्रैक्टिव। फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव। तो अगर मैं इस चार्ज को डिस्प्लेस करता हूं थ्रू सम डिस्टेंस dx अवे, बराबर, श्योर, पक्का? तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि कम होगा? क्या होगा? बढ़ेगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज यू आर डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और अगर मैं कूलम्स लॉ लगा देता हूँ, कूलम्स लॉ, क्या लॉ? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4π Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। उसमें Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो फोर्स क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ? अट्रैक्टिव। क्या हुआ? अट्रैक्टिव। क्या हुआ? अट्रैक्टिव। सिंपल है, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान दो, कुछ नहीं है ये, इट इज टू सिंपल। मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता, मेरा काम हो जाता, बट देन यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव एक है, नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्सेस है, फोर्स टूवर्ड्स है, मैंने अवे डिस्प्लेस किया। तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा मुझे उस चार्ज को अवे मूव करने में। तो वो जो वर्क है वो कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो कहाँ गया? उसने सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दिया। क्या कर दिया? बढ़ा दिया। मतलब जब मैंने डिस्प्लेस किया, डिस्टेंस बढ़ाया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हुआ? बढ़ा। अब ऐसा कब होता है? जब फोर्स क्या हो? अट्रैक्टिव। और अट्रैक्टिव फोर्स हो तो फोर्स का साइन पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है? नेगेटिव, क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव, एक चार्ज। अब इसी को मैं मैथमेटिक्स के टर्म में लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना आप। तो अगर आपके पास du by dx मतलब बेसिकली स्लोप ऑफ द ग्राफ, क्योंकि यू रिमेंबर व्हाट इज स्लोप? dy by
डी एक्स। यहाँ पे वाई कौन है, क्यू है, तो डी यू बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव आया, क्या आया, 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 पॉजिटिव आया। और फोर्स क्या है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, माइनस डी यू बाई डी एक्स। लेकिन डी यू बाई डी एक्स तुम्हारा क्या आया, पॉजिटिव। व्हाट इज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, तो फोर्स क्या है, नेगेटिव। फोर्स क्या है, नेगेटिव। तो रिमेंबर, अगर तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो फोर्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। फोर्स नेगेटिव ना, मतलब फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है। तो जरा ग्राफ देख के बताओ मेरे को, कौन से पार्ट में फोर्स अट्रैक्टिव है। बी टू सी, डी टू ई, स्लोप्स आर पॉजिटिव। तो तुमको सिर्फ ग्राफ, अरे अप द हिल पॉजिटिव स्लोप होता है, और डी यू बाई डी एक्स मतलब स्लोप, ये स्लोप है, वो पॉजिटिव है। साइंस का मजा तो तब है जब तुम मैथ्स से उसको समझो, फिजिक्स का मजा तभी आता है। तो स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव अप द हिल होता है, कभी भी डाउन द हिल नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे स्लोप अप द हिल बी टू सी और डी टू ई पॉजिटिव। मैं तो सिर्फ बी टू सी की बात करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ ओनली बी टू सी। आई जस्ट इरेज दिस पार्ट, इस पार्ट को हटा देता हूँ मैं, बस इतना रखता हूँ, ठीक है, समझने के लिए सफिशिएंट है, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड। वांट टू से यू से, लेकिन फिर स्लोप सेम होगा तो ठीक। चलो ठीक है, बी टू सी एंड डी टू ई। तो तुमने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देख के बता दिया कि कब फोर्स अट्रैक्टिव था। नाउ सिमिलरली, सिमिलरली अगर ऐसा हुआ, कैसा हुआ, अगर ऐसा हुआ कि जो स्लोप है, स्लोप, स्लोप, अगर वो स्लोप नेगेटिव आया, क्या आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव, मतलब डी यू बाई डी एक्स इज नेगेटिव, तो स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप अगर नेगेटिव है तो फोर्स होगा नेगेटिव का नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव। फोर्स पॉजिटिव है तो पता है, जैसे यहाँ पे तुमने बोला था अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स क्या था यहाँ पे, अट्रैक्टिव। वहां पे क्या बोलोगे, फोर्स रिपल्सिव। तो फोर्स पॉजिटिव आने का मतलब हो गया रिपल्सिव फोर्स, तो फोर्स इज रिपल्सिव, राइट। तो रिपल्सिव फोर्स आने के लिए स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव। बताओ लोग, ए टू बी एंड सी टू डी, तो ए टू बी एंड सी टू डी, राइट। तीसरा केस, तीसरा केस, व्हेन डी यू बाई डी एक्स इज जीरो, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स, जीरो। इसको पता है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको पता है, इक्विलिब्रियम। क्योंकि फोर्स अगर जीरो हो गया तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में सिस्टम गया, मतलब देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम और बिटवीन वन ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम एंड द अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। थर्मोडायनामिक्स में लगता है ना वो, तो पता होना चाहिए, गुड। तो जब फोर्स जीरो हो गया है तो सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अभी रुको जरा, तुमने बोल दिया बस इक्विलिब्रियम, सिर्फ इक्विलिब्रियम बोलने से क्या होता है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ होता है इससे। देयरफॉर द सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अभी रुको रुको, सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थोड़ा मैं आउट ऑफ बॉक्स जाके आपके नोट्स या आपके मॉड्यूल्स के बाहर जाके बता रहा हूँ कि वो चीज़ें काम में आएगी। सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स इज जीरो, लेकिन फोर्स जीरो मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो, मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ए इज जीरो। ए जीरो का मतलब होता है डी वी बाई डी टी इज जीरो, डी वी बाई डी टी जीरो का मतलब होता है वी इज कॉन्स्टेंट। तो फोर्स जीरो होने का मतलब चार चीजें हो गई, फोर्स जीरो है, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी जीरो है, मतलब जब मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ देयर इज नो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, तो नो वर्क इज डन। इसका मतलब जो सरफेस था वो इक्विपोटेंशियल था, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही वर्क डन नहीं होता। एक चीज से यू कैन कनेक्ट सो मेनी थिंग्स। फोर्स जीरो, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, डी यू बाई डी एक्स जीरो, which means कि acceleration is zero, which means कि velocity is constant, which means there is no change in velocity in any part of the system.
इससे बहुत कुछ चीज़ें होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो फिर कहीं का कहीं हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएंगे फिर। तो आई डोंट वांट टू गो देयर नाउ। वो थर्मोडायनामिक्स में हमने देखा है ऑलरेडी। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? अब क्योंकि मैंने इक्विलिब्रियम वर्ड यूज कर लिया तो हमको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यू हैव स्टेबल इक्विलिब्रियम, you have unstable equilibrium, and you have which equilibrium? Neutral equilibrium. अब तुमको मैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम बताता हूँ एकदम इन डिटेल बाय कंपैरिजन। तो और डेफिनेटली हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं क्योंकि फोर्सेस बैलेंस्ड है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर इक्विलिब्रियम हियर, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम भी होता है, यू आल्सो हैव केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वे 3 इक्विलिब्रियम है, तीनों को हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड मोर इक्वेशंस। ऑफ कोर्स थोड़ा सा मैथ्स एक्स्ट्रा लगेगा और थोड़ा सा। नंबर 1, मैं पहले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बेसिक डायग्राम्स, बेसिक एग्जांपल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मेरे पास एक ऐसा सरफेस है विच इज बेसिकली कॉनकेव, क्योंकि मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो कॉनकेव है वो। मेरे पास ऐसा सरफेस है विच इज बेसिकली कॉन्वेक्स। तो I have a surface like that, convex surface, and then I have a flat surface. Let us say इन तीनों केस में मैं एक एक बॉल रख देता हूँ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, लोवेस्ट पॉइंट, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे सम पॉइंट, जैसे सम पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ विच रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो क्लियर? अब सबसे पहले यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम। रिमेंबर, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। बताता हूँ कैसे। एग्जाम्पल, आई हैव एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख दिया, इज इट स्टेबल? यस। व्हाई? यू डोंट हैव टू टेल मी कि वो तुम्हारे हाथ के ऊपर रखा है इसलिए स्टेबल। मुझे पता है मेरे हाथ के ऊपर रखा है इसलिए स्टेबल। Forces are balanced. Forces are balanced. Downward force of gravity is balanced by normal reaction due to hand. सही है, राइट। अभी तो बोला फोर्सेस बैलेंस मतलब फोर्स की वैल्यू जीरो मतलब इक्विलिब्रियम। यस, लेकिन यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन है, लोकल मिनिमा। क्यों लोकल मिनिमा? जैसे इसको मैंने इधर मूव किया, हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म के सरफेस तक जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। इसी को अगर मैंने विंडो के बाहर ऐसा छोड़ दिया तो जाएगा ग्राउंड तक। क्यों? क्योंकि वो तब तक मूव होता है, तब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आता है जब तक उसको उसका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट नहीं मिलता, राइट। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का जो पॉइंट है तब तक ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, जैसे उसको मिनिमम पोटेंशियल का पॉइंट मिल गया इट विल स्टॉप देयर। तो एवरी सिस्टम ट्राइज टू अचीव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको मैंने लोकल मिनिमा क्यों बोला? क्योंकि बेसिकली मान लो कि ये एक सड़क थी, सड़क का छोटा सा खड्डा है। हो सकता है ना सड़क पे आगे जाओगे तो और बड़ा खड्डा है, हो सकता है। तो ये तो उससे भी और मिनिमा हो गया, लेकिन इतने रीजन में ये सबसे कम है, तो इसको बोलते हैं लोकल मिनिमा। क्या बोलते हैं? लोकल। अब अगर इमेजिन मैं इस ऑब्जेक्ट को उसके लोकल मिनिमा से डिस्टर्ब करता हूँ, स्लाइटली डिस्टर्ब करता हूँ, डिस्प्लेस करता हूँ और रिलीज करता हूँ। सो इफ द ऑब्जेक्ट, इफ द बॉल इन दिस केस इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स point of equilibrium and released, what will happen?
मुझे आंसर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं चाहिए. व्हाट विल हैपन, वेयर विल द ऑब्जेक्ट गो? टुवर्ड्स इट्स पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट? करेक्ट. तो ऐसे केस में द ऑब्जेक्ट वाज ओरिजिनली एट इट्स मोस्ट स्टेबल पोजीशन एंड व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल पोजीशन, राइट, मतलब व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम मोस्ट स्टेबल पोजीशन एंड रिलीज, इट ट्राइज टू रिकवर इट्स ओरिजिनल पोजीशन. उसको बोलते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम. क्या बोलते हैं? स्टेबल. क्या बोलते हैं? स्टेबल. अब हमको इसको मैथ्स के टर्म्स में लाना है, मैथ्स इक्वेशंस के टर्म में लाना है. यू नो अगर मैं ऐसा इमेजिन कर लूं कि एक ग्राफ था y बाय एक्स का, सिर्फ मैंने ऐसा इमेजिन कर लिया तुमको समझाने के लिए. तो ये जो स्टेबल पोजीशन था वहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ कर दूं? टेंजेंट. व्हाट विल बी स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट? 0. मतलब यहाँ पे y मतलब पता है कौन है? u है. कौन है यहाँ पे? y, u है, u. और ये तो x था ही. इसका मतलब पता है dy बाई डी एक्स इज 0. मतलब पता है क्या हो गया? du बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0. श्योर? पक्का? अब इस पे वापस आएंगे ब्रेक के बाद. हम फिलहाल दूसरे केस पे जाते हैं, फिर दूसरे केस की बात कर लेते हैं. ये जो केस है ना, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपने मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन पे है. क्योंकि वहां पे पोटेंशियल ज्यादा है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम. क्योंकि वो सबसे ज्यादा हाइट का पॉइंट है. यहाँ पे सबसे कम हाइट का पॉइंट था, बराबर. वो सबसे ज्यादा हाइट का पॉइंट है. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. एंड आई जस्ट टोल्ड यू एवरी सिस्टम ट्राइज टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया और रिलीज कर छोड़ दिया, क्या होगा? इट विल मूव फार्दर अवे फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड नेवर कम्स बैक. वापस आता ही नहीं है वो. तो ऐसे टाइप के इक्विलिब्रियम क्या बोलते हो? अनस्टेबल. अब वापस से मैं वही स्टोरी रिपीट करता हूं, वही स्टोरी कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लूं, चलो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. वाई एक्स और y मतलब यहाँ पे हमारे केस में u है और x तो x है, पोजीशन है, राइट. तो इसके जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम, वहां पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो व्हाट इज द स्लोप हियर अगेन? 0. मतलब मिनिमा या मैक्सिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या फिर मिनिमा या मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन, क्योंकि मैं दोनों टर्म में लिख रहा हूँ, y के टर्म में और u के टर्म में. dy बाई डी एक्स मतलब फंक्शनल फॉर्म हो गया, du बाई डी एक्स मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म हो गया. तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, दोनों केसेस में डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 0. क्या आ रहा है? 0. अब आते हैं उस केस पे, न्यूट्रल पे. न्यूट्रल के केस में ऐसा है कि तुम इसको कहीं भी रख दो, ऑब्जेक्ट को, इसको डिस्प्लेस करो, छोड़ दो, ये ना अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के पास में जाएगा ना उससे दूर जाएगा. वो जहां था वो वहीं रह जाएगा. क्यों? क्योंकि उस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी सेम है, बिकॉज वो पूरा सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सेम हाइट पे है. तो तुमने जब ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया भी तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुआ, राइट. और अगर मैं ये सेम एक्सरसाइज वापस रिपीट करता हूँ, मतलब जब मैं स्लोप फाइंड करता हूँ, तो मुझे वापस से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पता है क्या मिलती है? 0. अब इशू ये है कि ये तो मेरे को दिख रहा है, आई कैन सी विथ माई आई कि ये बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है. क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रिलीज करता हूँ तो इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. यहाँ पे गोज अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, यहाँ पे स्टेज एट द न्यू पोजीशन. तो मुझे दिख रहा है कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा न्यूट्रल है, राइट. और लेकिन अगर मेरे पास ग्राफ नहीं होते या मेरे पास डायग्राम नहीं होता, मेरे पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का एक इक्वेशन होता. पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस समथिंग समथिंग समथिंग. अब वो इक्वेशन से हाउ डू आई टेल कि कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन सा न्यूट्रल है? तो मैंने पहला डेरिवेटिव लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गया कि तीनों केस में पहला डेरिवेटिव क्या है? 0 है, राइट. तो फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव आई हैव नो इन्फॉर्मेशन. कैसे बताऊंगा मैं, क्योंकि तीनों में क्या आ रहा है? 0. फिर इसको मैथ्स में बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. क्या बोलते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव लेता हूं तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है, क्या आता है? पॉजिटिव. तो व्हाट डज दैट मीन? सेकेंड डेरिवेटिव का डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है?
उसका मतलब होता है कि वो पॉइंट मिनिमा था, इट वॉज अ मिनिमा, लोकल मिनिमा, राइट। इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो वो इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल। और पॉजिटिव बोलने की जगह पे आई वुड हैव सेड ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली अगर सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो, नेगेटिव हो, मतलब लेस देन जीरो हो, राइट, तो दैट पॉइंट इज मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, राइट। तो लेस देन जीरो आया तो दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इधर सेकेंड डेरिवेटिव भी जीरो आता है, क्या आता है, जीरो आता है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है ना, तो पहला डेरिवेटिव भी जीरो आएगा, दूसरा भी जीरो आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है यहाँ पे इस केस में, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस इटसेल्फ, क्योंकि पूरे सरफेस पे सेम पोटेंशियल एनर्जी था। इज दैट क्लियर? तो मैथ्स को साथ में लेके चलो, नहीं तो फिर तुमको थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, यू हैव टू नो दिस नाउ। अब जैसे मैं तुमको बोला कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं, तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं और क्या क्या फॉर्मूला बनता है मैं सिर्फ मेंशन कर दूंगा, आई विल नॉट डिराइव एट ऑल इक्वेशंस, सिर्फ मेंशन कर दूंगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने कौन से कॉन्टेक्स्ट में सीखा वो सब एक एक करके देखते हैं। हमने सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी देखा था, इफ यू रिमेंबर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैं इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब तुम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो ना, तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी एक तो वायर के लिए, मतलब फॉर अ स्ट्रेच्ड वायर, या दूसरा फॉर अ स्प्रिंग, दोनों के लिए। तो याद रखना, फॉर अ स्ट्रेच्ड वायर एंड फॉर अ स्प्रिंग। फॉर अ स्ट्रेच्ड वायर, इफ यू रिमेंबर, पोटेंशियल एनर्जी इज, इफ यू रिमेंबर, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। मेरे पास एक वायर था ऑफ सम लेंथ, उसके नीचे मैंने लोड लगा दिया, फोर्स लगा दिया, और उस फोर्स की वजह से जो लेंथ बढ़ गया, कितना बड़ा, x, तो इट इज हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, राइट। ये जो वर्क हुआ है, किस पे वर्क हुआ है, वायर पे, किसने किया, लोड ने, टू एक्सटेंड द वायर बाय एन अमाउंट x, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फुल वायर, पूरे वायर में। अब वायर का शेप होता है सिलेंड्रिकल, तो मुझे अगर चेक करना है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर हुआ, यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ द वायर में, तो हम उसको U बाई वी करते हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द वायर, और ये आता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। पक्का जिन्होंने आज का लेक्चर मिस कर गए, was important you to attend this, सारा का सारा तुम्हारा 4 से 5 चैप्टर एक साथ रिवाइज हो रहे सब यहाँ पे। एनीवेज, ऑल द बेस्ट फॉर देम। व्हाट अबाउट स्प्रिंग? अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है, याद होगा SHM, ऑसिलेटरी मोशन, स्प्रिंग है, हमने एक लोड लगाया और उसको छोड़ दिया, तो नो फोर्स, इक्विलिब्रियम। लेकिन जब मैं उस लोड को डिस्प्लेस करता हूँ थ्रू डिस्टेंस x और छोड़ देता हूँ, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट, व्हिच इज F by x। और इफ यू डू नॉट रिमेंबर फोर्स, कोई बात नहीं, ये क्यों सिखाया मैंने फिर तुमको, मैंने तुमको क्या बोला, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, बोला कि नहीं बोला मैंने? तो याद रखना, स्प्रिंग के केस में फोर्स होता है माइनस के एक्स, भूलना नहीं अब, याद रखना। तो डी यू बाई डी एक्स, व्हाट इज यू, हाफ के एक्स स्क्वायर, के बाई टू बाहर आ गया, व्हाट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2x, तो क्या आया, माइनस के एक्स, विच प्रूव्स कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। तो फोर्स वहां पे माइनस के एक्स ही आता है, इसलिए मैं फोर्सेस लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पता है तो तुमको फोर्स निकालते अपने आप ही आ जाएगा यहाँ से। गुड, देन ये था पहला केस। इसके बाद वेयर डिड वी सी, वी सॉ पोटेंशियल एनर्जी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोगों ने ना एक्चुअली दो अलग अलग जगह पे पोटेंशियल एनर्जी देखा था। एक था पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो यू हैव पॉइंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, राइट, पॉइंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस,
सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 ऐसा बहुत सारे चार्जेस है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज का सिस्टम इज 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12। सही है, मेरे पास दो ही चार्ज है। पोटेंशियल स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ दिस टू चार्जेस इज 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे चार्जेस है तो आई वुड पुट अ समेशन हियर QI QJ अपॉन RIJ 1/4πε0 QI QJ अपॉन RIJ ऑल कॉम्बिनेशंस। तो ऑल कॉम्बो एग्जाम्पल, मेरे पास अगर 3 चार्ज सिस्टम है, जैसे एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स पे 3 चार्जेस है Q1 Q2 Q3, तो उस केस में टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम विल बी 1/4πε0 कॉमन बाहर Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23। अगर मेरे पास एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है जिसके 4 वर्टेक्स पे 4 चार्जेस है Q1 Q2 Q3 Q4, उस केस में टोटल पोटेंशियल एनर्जी बनेंगे 6 कॉम्बिनेशंस। 1/4πε0 बाहर कॉमन Q1 Q2 बाय R12 Q1 Q3 बाय R13 Q1 Q4 बाय R14 Q2 Q3 बाय R23 Q2 Q4 बाय R24 Q3 Q4 बाय R34। 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं उसमें। दैट इज द फॉर्मूला। देन you have potential energy stored in capacitor which is half CV square, half CV square Q square by 2C QV by 2। पक्का। फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के दो प्लेट्स, दोनों का एरिया A, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D, वॉल्यूम इज A into D, वॉल्यूम इज A into D। तो पूरा सॉल्व करने के बाद मिलेगा हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। पक्का पक्का, गुड गुड, वेरी गुड। देन उसके बाद यू हैव सीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी दो कॉन्टेक्स्ट में देखा है आपने। दो कॉन्टेक्स्ट कब हो गए? हाँ, दो हुए। बताता हूँ कैसे, बताता हूँ, जरा ध्यान दो। और ध्यान दोगे तो सब याद आएगा। तो ग्रेविटेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पहली बात तो नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्सेस यहाँ पे अट्रैक्टिव होते हैं। जहाँ पे फोर्सेस अट्रैक्टिव हो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, Gm1m2/r बराबर, माइनस के साथ, -Gm1m2/r। अब बेसिकली अगर मैं अर्थ मास सिस्टम की बात कर रहा हूं, अर्थ और मास सिस्टम की, फॉर अ स्मॉल चेंज इन हाइट, अगर एक ऑब्जेक्ट मेरे पास एक सरफेस पे रखा हुआ था, उसको सिर्फ मैंने सरफेस से उठा के एक हाइट पे रख दिया। फॉर एग्जांपल तुम खुद की बात कर लो ना, तुम सेकंड फ्लोर पे बैठे हो, तुम नीचे से ऊपर आए, जब तुम ग्राउंड पे थे तुम्हारा पोटेंशियल ये लगता, जब तुम सेकंड फ्लोर पे आके बैठे, यू आर एट अ हाइट ऑफ अराउंड 10 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, 30 फीट 30 फीट का हाइट है। तो स्मॉल हाइट चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो। तो दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज बेसिकली mgh। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड देन यू हैव, अभी ये नोट्स में नहीं दिया था लेकिन मैं इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू टेल यू दिस, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली स्टोर्ड इन व्हाट, इंडक्टर्स। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन इंडक्टर्स, और इंडक्टर में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है वो होता है हाफ Li स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की जब बात करोगे इंडक्टर की, तो वो होता है B²/2μ0, वेयर B इज μ0 Ni, बराबर, गुड। तो ये एक सिंगल पेज इज बेसिकली 3 to 4 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट, सिंगल पेज। दैट इज व्हाई दोज हु आर नॉट हियर गए। देन अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज, लेट मी चेक क्या बाकी रह गया इन द लिस्ट। तो अभी हमको देखना है एक टॉपिक विच इज बेसिकली वर्क डन इन पुलिंग अ चेन, वो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में करवाने वाला हूँ। हमारे पास एक टेबल है
उसके ऊपर एक चेन है जिसका एक छोटा सा पार्ट हैंगिंग है नीचे वर्टिकली, मुझे उसको ऊपर पुल करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। अब हमको स्टार्ट करना है विद पावर, और पावर हार्डली इट विल टेक फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट। उसके बाद विल स्टार्ट विद कोलिजन थियरी। तो आज टारगेट ही है, आज खत्म ही कर देते थियरी पार्ट। पावर, हाउ डू डिफाइन पावर? पावर इज डिफाइंड एट द रेट एट विच वर्क इज डन। पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। हर सेकंड में कितना वर्क हो रहा है, दैट इज पावर। दिस इज वर्क अपॉन टाइम। व्हाट इज वर्क? फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्टेंस चलेगा बिकॉज मैं स्केलर फॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस बोल दो, चलो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलो, डजंट मैटर। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? वेलोसिटी। तो पावर इज आल्सो फोर्स इंटू वेलोसिटी। बराबर? अरे बराबर है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। मैं बेसिक फॉर्म लिख रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ, देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज फॉर पावर, वो हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। फिलहाल वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ पावर, वर्क अपॉन टाइम, राइट, या फिर फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब डायमेंशन भी फाइंड कर लेते हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड डायमेंशन बिकॉज इट इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स होता है m1 l1 t माइनस टू, बराबर ना, m1 l1 t माइनस टू और l1 t माइनस वन, तो कितना हो गया m1 l2 t माइनस थ्री। पक्का? श्योर श्योर। ऐसा यूनिट इज वैट और जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट, व्हाट इज सीजीएस यूनिट? ऑर्ग पर सेकेंड, ऑर्ग पर सेकेंड। प्रैक्टिकल यूनिट सिर्फ हॉर्स पावर नहीं, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर। वाई? ठंडी बहुत है ना, हीटर्स यूज करते हो क्या घर में पानी गर्म करने के लिए? वो रॉड वाला हीटर आता है, 1000 वाट, 1500 वाट, मतलब 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, ऐसी बात होती है वहाँ पे। तो यू हैव किलोवाट विच इज, चलो कन्वर्जन देखना ही है तो देखते हैं, और यू हैव मेगावाट विच इज बेसिकली 10 टू द पावर 6 वाट, वो भी देखेंगे, और यू हैव हॉर्स पावर, एचपी, हॉर्स पावर, राइट। तो ये हॉर्स पावर हम लोग नॉर्मली घर में जो मोटर होता है, तो हमारा पानी भरने का मोटर होता है ना, उसके लिए यूज करते हैं, वाटर पंप्स, हॉर्स पावर। देन अब कन्वर्जन देख लेते हैं, व्हाट आर द कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। कन्वर्जन्स, राइट। तो 1 किलोवाट is basically 1000 watt, 10 to the power 3 watt. 1 megawatt is 10 to the power 6 watt. You know what is 1 horsepower? 746 watt. So 746 watt is called as 1 horsepower, right? बाकी 1 watt तो जूल पर सेकेंड है, तो तुमको पता ही है क्या है वो, जूल पर सेकेंड, वो तो हमको पता ही है। ओके, डन, यहाँ तक क्लियर? श्योर श्योर, गुड। देन उसके बाद अगर मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक ग्राफ है, लेट्स से मेरे पास ग्राफ है पावर वर्सेस टाइम का, एंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज वर्क डन फ्रॉम दैट ग्राफ, सो इफ आई हैव अ ग्राफ ऑफ पावर वर्सेस टाइम, सम ग्राफ, मैं फॉर द केस ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, सम ग्राफ। मुझे फाइंड करना है व्हाट इज वर्क डन, व्हाट इज पावर, वर्क अपॉन टाइम। तो व्हाट इज वर्क? पावर इनटू टाइम। पावर इज वाई एक्सिस, टाइम इज एक्स एक्सिस इन दिस केस। वाई इनटू एक्स इज एरिया, तो इट इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। और अगर आपको याद होगा, एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए तुम इंटीग्रेशन का यूज करते हो, इट इज पी इंटीग्रेशन डी टी। तो दिस इज बेसिकली इंटीग्रेशन पी डी टी, वेयर पी तुमको दिया होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पावर विल बी गिवन टू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वर्क डन मिल जाएगा पी इंटीग्रेशन डी टी। डेफिनेटली सम लिमिट्स, अगर तुमको पूछा है कि इतने टाइम में कितना वर्क हुआ, तो फ्रॉम T1 टू T2। यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का, गुड। देन यू हैव योर नेक्स्ट पार्ट इज कोलिजन थ्योरी। अभी इसमें हमको लगने वाला है थोड़ा टाइम,
तो कोलिजन थ्योरी। सबसे पहले कोलिजन थ्योरी में यू नीड टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजन। कोलिजन में क्या होता है, ड्यूरिंग कोलिजन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, टू और मोर कम से कम दो चाहिए, कम टुगेदर, इंटरैक्ट विद ईच अदर। यहाँ पे इंटरेक्शन मतलब बातचीत नहीं होती, फोर्सेस होते हैं, दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एंड स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ड्यूरिंग कोलिजन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर, इंटरैक्ट मतलब एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एंड स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये सबसे पहले बताना चाहिए। ड्यूरिंग कोलिजन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स मतलब मेनी ऑब्जेक्ट्स, टू और मोर ऑब्जेक्ट्स come together exert force on each other मतलब interact, exert forces on each other and scatter in different directions, गुड। अब रिमेंबर, कोई भी कोलिजन हो, अभी कोई भी मतलब क्या, मैं कोलिजन के टाइप पे आऊंगा, लेकिन इन एनी कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इन एनी कोलिजन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम is always conserved. Linear momentum is always conserved. इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, मैं कोलिजन के लिए मैं दो ही ऑब्जेक्ट का केस रखने वाला हूँ क्योंकि तुमको दो तक ही है बेसिकली। तो ऐसा है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था m1 विच वॉज मूविंग विथ स्पीड u1, another object m2, ऑब्जेक्ट विथ मास m2 मूविंग विथ स्पीड u2। पहली बात तो कोलिजन की कंडीशन यहाँ पे इस केस में ये होगी u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे को फॉलो कर रहा है। तो अगर कोलिजन होना है तो जो ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है उसका स्पीड दूसरे से ज़्यादा चाहिए, नहीं तो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। कोलिजन के लिए डिस्टेंस कम होना चाहिए। तो ये जो है ये बिफोर कोलिजन का सिनारियो है। यू हैव दिस एज बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन कंडीशन हो जाता है कि u1 इज ग्रेटर देन u2, बराबर। देन आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद लेट अस से पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया v1, दूसरे का हो गया v2 एंड दे स्टिल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। क्योंकि मैं यहाँ पे वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहा हूँ, मैं उस पर भी आऊँगा। हेड ऑन कोलिजन मतलब क्या, नॉन हेड ऑन कोलिजन मतलब क्या, वो देखेंगे हम लोग, बट यू नीड टू नो दिस नाउ। फिलहाल टेम्पररीली ये हो गया आफ्टर कोलिजन। तो यू सी टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑलवेज। तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये दो ही ऑब्जेक्ट का है। अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स होंगे तो मैं क्या करूंगा, समेशन करूंगा, समेशन mi ui i रन्स फ्रॉम 1 to 2 इस केस में, जनरल केस में 1 to n, समेशन mi vi फ्रॉम i रन्स टू 1 to 2, इन दिस केस इज 2। ये आ गया आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और रिमेंबर मैंने फिलहाल स्केलर फॉर्म में लिखा है, यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन इन वेक्टर फॉर्म जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, राइट। गुड। माय इंटेंशन वाज टू राइट इन स्केलर फॉर्म बिकॉज यहाँ पे यू सी दैट डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटीज आर सेम, दोनों ऑब्जेक्ट का, बिफोर भी और आफ्टर भी। इसके लिए मैंने स्केलर फॉर्म में लिख के खत्म किया उसको। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन वाला मोशन और कोलिजन हो उसमें फिर तुमको वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ता है। तो यू हैव टू नो दिस, पक्का। तो अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कोलिजन पे। टाइप्स ऑफ कोलिजन, अभी मैंने बोला कि कोई भी टाइप का कोलिजन हो, उसमें हमेशा क्या कॉन्सेप्ट होता है, लीनियर मोमेंटम, राइट। अब अगर लीनियर मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्जर्व हो जाए तो उसको बोलते हो इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिक कोलिजन। तो इफ इन एडिशन टू लीनियर मोमेंटम kinetic energy is also conserved, such a collision is called as elastic collision,
एंड इफ रिमेंबर, इफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, उसको बोलते हो इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं उसको? इन इलास्टिक। तो मोमेंटम तो कंजर्व्ड है ही इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर कोलिजन यू आर टॉकिंग अबाउट, लेकिन अगर एडिशनली काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड हो जाए, कंजर्व्ड मतलब बेसिकली कांस्टेंट, टोटल इनिशियल एंड फाइनल, तो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट। तो इलास्टिक, इफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कंजर्व्ड, तो इन इलास्टिक कोलिजन। श्योर? पक्का पक्का 100%। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, यहाँ पे भी कंजर्व्ड है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का फॉर्मूला लगाना है तुमको अगर, तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा मैं यहाँ पे जब बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, डेफिनेटली जब कोलिजन हो रहा है तो पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर u1 था तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ u1 स्क्वायर था, लेकिन कोलिजन के बाद उसी पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज होकर क्या हो गया? v1, तो उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? हाफ m1 v1 स्क्वायर। पहले क्या था? हाफ m1 u1 स्क्वायर। तो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स का काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, सिस्टम का कांस्टेंट है। डू नॉट टेक इट अदरवाइज कि अगर कॉन्जर्व है तो फिर पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज ही क्यों हुआ? ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट स्पीड चेंज हो रहा है, पूरे सिस्टम की बात चल रही है यहाँ पे, सिस्टम की। तो यहाँ पे आएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ हाफ कॉमन निकाल के कैंसिल कर लेता हूँ मैं और इसको समीशन फॉर्म में लिखता हूँ। चलो ठीक है, एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ। m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, मतलब बेसिकली समेशन mi ui स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन mi vi स्क्वायर। ऑफ कोर्स आई रन फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2 क्योंकि दो ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, n के लिए आई रन फ्रॉम 1 to n। अब जो इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल से कम होता है, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। नॉर्मली ऐसा होता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, बराबर। लेकिन एक केस ऐसा भी है जिसमें इसका उल्टा होता है, वो कोलिजन का केस ही नहीं है, वो एक्सप्लोजन का केस है। जैसे एक बॉम्ब है, वो एक्सप्लोड हो गया, तो उस केस में एक बॉम्ब को अंदर से एनर्जी सप्लाई हुआ इंटरनली, तो उस केस में पहले बॉम्ब रेस्ट पे था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, एंड देन इट ब्लास्ट एक्सप्लोड्स, तो उस केस में सिस्टम को अंदर से एनर्जी मिला, तो उस केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल। तो यहाँ पे व्हेन एनर्जी इज इंटरनली सप्लाइड, एनर्जी इज इंटरनली सप्लाइड, ये है एक्सप्लोजन का केस, लेकिन हम इसको कोलिजन का केस में ही स्टडी करते हैं। अब ये जो है इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें फर्दर दो टाइप है। एक है परफेक्टली इनइलास्टिक, तो इसके फर्दर इसमें एक और टाइप डाल देता हूं मैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम। और ऐसे में क्या होता है कि टू कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी। तो देखो ऐसा है कि यहाँ पे भी कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल लॉस है, लेकिन कोलिजन के बाद द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग सेपरेटली। और परफेक्टली इनइलास्टिक में दोनों ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी। तो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स stick together after collision, right? मैं जानबूझ के लिखा नहीं एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी, क्योंकि कभी कभी ये भी नहीं होता। एग्जांपल, दीवार, उस पर एक मैंने मट्टी का बॉल दे के मारा, राइट? दीवार तो पहले भी नहीं मूव हो रहा था, अभी भी नहीं होगा, लेकिन पहले जो मड बॉल था इट वॉज मूविंग, नाउ इट गोज एंड स्टिक्स, बोथ आर नॉट मूविंग, लेकिन दोनों का कॉमन वेलोसिटी है 0। तो रिमेंबर, दे स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन।
पक्का? श्योर? तो कोलिजन के कितने टाइप? दो। कौन से दो? इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व्ड है, इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व नहीं है। और उसमें फिर एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी आ जाता है जिसमें द टू कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। अब एग्जैक्टली कोलिजन है कौन सा, इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है कि परफेक्टली इनइलास्टिक है, वो बताने के लिए हम एक कोएफिशिएंट डिफाइन करते हैं, पैरामीटर डिफाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिनोट करते हैं इसको हम लोग ई से, ई स्मॉल ई। ये ई इसेंट्रिसिटी का ई नहीं है। इसेंट्रिसिटी टेल्स यू द शेप ऑफ द ऑर्बिट या फिर शेप ऑफ इलिप्स। लेकिन ये ई कोलिजन में ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, relative velocity of separation to that of velocity of approach, relative velocity of approach। इसका मतलब क्या वो भी समझ लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। सेपरेशन कोलिजन के बाद होगा और अप्रोच कोलिजन के पहले होता है। एक ऑब्जेक्ट आ रहा था विद स्पीड u1 विच वाज फॉलोइंग u2, अदर ऑब्जेक्ट विद स्पीड u2। मैंने तुमको क्या बताया, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन? u1 ग्रेटर देन u2। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। u1 था 10, u1 था 7 मीटर पर सेकेंड, कोलिजन होगा क्या? होगा ना? u1 इज ग्रेटर देन u2। तो व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच u1 इज अप्रोचिंग u2? 3, क्योंकि बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। रिलेटिव वेलोसिटी में सेम डायरेक्शन हो तो माइनस करते हैं, क्या करते हैं? माइनस। और यही अपोजिट होता तो प्लस। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है, अप्रोच वेलोसिटी जो अप्रोच है वो है u1 माइनस u2, u1 माइनस u2। कोलिजन के बाद नॉर्मली ऐसा होता है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ जाता है और पहले का घट जाता है। तो अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का स्पीड है v1, दूसरे का है v2, v2 इज ग्रेटर देन v1। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? v2 माइनस v1। इसको तुमको याद रखना है। तुमको एक सिंपल सा ट्रिक देता हूं मैं, एकदम सिंपल। सपोज तुम जा रहे थे और तुमको आगे तुम्हारा दोस्त दिख गया और तुमको बहुत दिन से उसके साथ कुछ बातें करनी थी, राइट? वो तुम्हारे आगे जा रहा है, तुम उसके पीछे हो, तुमको उसको पकड़ना है, तो क्या करोगे? उससे फास्ट भागोगे? अरे रुक 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 रुक, पकड़ लिया, इंटरेक्शन हो गया, कोलिजन हो गया, बातें हो गई, हाँ ठीक है जा अब। तो उसके बाद क्या होगा? ही विल बेसिकली मूव विथ हिज ओन डिजायर्ड स्पीड। तुम बोलोगे मेरा काम हो गया ना, चलो स्लो जाएंगे हम। तो सेम थिंग, u1 इज ग्रेटर देन u2, कोलिजन होने के बाद v2 इज ग्रेटर देन v1, राइट? तो ये हो गया तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और क्योंकि ये रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज है तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज जस्ट अ नंबर। अब हमको देखना है व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर रिमेंबर, फॉर पहले perfectly inelastic collision, for perfectly inelastic collision। So what we are finding out is what is the coefficient of restitution for perfectly inelastic collision। तो मुझे बताओ for perfectly inelastic collision मैंने क्या बोला? The two objects stick together and move with common velocity। तो v1 इक्वल टू क्या आएगा? तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब हमको चेक करना है फॉर इलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक बाद में देखेंगे, हमने पहले देख लिया परफेक्टली इनइलास्टिक, अब देखेंगे इलास्टिक, फिर देखेंगे ओनली इनइलास्टिक, नॉट परफेक्टली। तो पहले देख लेते हैं अभी फॉर इलास्टिक कोलिजन। लेकिन जब तुम फॉर इलास्टिक कोलिजन बात करते हो तो यहाँ पे हम लोग वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन, वन डायमेंशनल
हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। अब ये वन डायमेंशनल हेड ऑन का मतलब क्या होता है? इलास्टिक तो तुमको पता ही है, इलास्टिक कोलिजन इज अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेड ऑन? देखो हेड ऑन में ऐसा होता है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स है ना, दो ऑब्जेक्ट्स तो जो, ठीक है, इसमें एक ग्राफ मतलब एक डायग्राम थोड़ा और डाल देता हूँ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जस्ट अ मिनट। अब जब कोलिजन होगा, तो रिमेंबर ये कोलिजन का केस है, ड्यूरिंग कोलिजन, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन। तो ड्यूरिंग कोलिजन व्हाट हैपेंस इज, ये जो पहला ऑब्जेक्ट है ये सेकंड पे फोर्स लगाता है इन दिस डायरेक्शन, दिस इज F21, फोर्स ऑन 2 1, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट पे फोर्स लगाता है। दिस इज फोर्स ऑन 2 1 का डायरेक्शन, दिस इज हाउ इट इज। तो ये डायरेक्शन आ गया। सिमिलरली जो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वही फर्स्ट पे फोर्स लगाता है, फोर्स ऑन 1 2। तो ये जो लाइन है along which action reaction takes place, ये जो लाइन है along which action reaction takes place, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट या फिर लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन या फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसा बोलते हैं इसको, पक्का? द लाइन along which action reaction takes place is called line of impact or line of action. Is that clear? अब वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन में होता क्या है? वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन में ये होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 ये दोनों अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, और दिख भी रहा है तुमको यहाँ पे दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और अगर दोनों का इनिशियल वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट है तो उसका फाइनल वेलोसिटी भी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही होता है। मतलब यहाँ पे जो मोशन है वो वन डायमेंशन में रिस्ट्रिक्टेड है, राइट? इसलिए इसको वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। तो यहाँ पे 1D की बात हो रही है, 2D हम लोग डिस्कस ही नहीं करने वाले, जरूरत नहीं है आपको। मैं आई चेक, अगर जरूरत है तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में कंप्लीट करा दूंगा। ओके, इज दैट क्लियर? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक, तो अभी इसमें तुमको अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेंट निकालना है तो तुमको दो इक्वेशन यूज करने हैं। अब कोलिजन हो या एक्सप्लोजन हो, क्या हो? कोलिजन हो या फिर एक्सप्लोजन हो, दोनों केसेस में हमेशा पहला इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगना चाहिए, हमेशा, irrespective of anything. तो from conservation of momentum, और ऑफ कोर्स तुम लीनियर मोशन की बात कर रहे हो तो लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात चल रही है, तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। गुड, आई विल वाइंड अप इन लेस देन 10 मिनट्स, तो उसी पर भी ध्यान दो। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। तुम्हारा यहाँ पे पहला काम होता है 1 1 सफिक्स वाले एक साइड, 2 2 वाले एक साइड, तो m1u1 माइनस m1v1, तो m1 कॉमन आ गया, m2v2 माइनस m2u2, तो m2 कॉमन आ गया। एक इक्वेशन बन गया यहाँ से। और क्योंकि तुम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हो तो इलास्टिक कोलिजन में और क्या कॉन्सेप्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तुमको मिलेगा एक इक्वेशन और, m1u1 स्क्वायर प्लस m1v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2v2 स्क्वायर प्लस, मतलब m2u2 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। आई नो इट इज द सेम थिंग, ठीक है। फिर वही 1 1 सफिक्स वाले एक साइड पे, अरे मैंने गलत लिख दिया, ना मैंने गलत लिख दिया ना मैंने। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होगा? m1u1 स्क्वायर पहले का, m2u2 स्क्वायर दूसरे का। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। तो आ जाएगा m1 कॉमन u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 कॉमन v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। मैं इसको ऐसा लिखूँ क्या? u1 माइनस v1, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2, v2 प्लस u2, हाँ कि ना? यस। लेकिन तुम देख रहे हो m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, मतलब ये और ये टर्म इक्वल है, तो क्या हो गया? कैंसल। क्या हो गया? कैंसल। तो तुम्हारे पास क्या बचा? क्या बचा? जल्दी बताओ, खत्म होने पे है। u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2, बराबर? सही है, सही है ना?
एक काम करना, इसको इधर लाना, तो u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, इसको यहाँ ले जाओ, तो 1 इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, लेकिन ये पता है कौन है? तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन? 1, और परफेक्टली इनलास्टिक में 0, तो सिर्फ इनलास्टिक में 0 से 1, सो फॉर एनी अदर कोलिजन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज बिटवीन 0 एंड 1। हो गया। लास्ट पार्ट जो मैं डिराइव नहीं करने वाला, मैं सिर्फ बताने वाला हूं कि आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटी जो होगी उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, और आफ्टर हेड ऑन कोलिजन की बात चल रही है, आफ्टर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। डिराइव करना ये आपका काम रहेगा, मेरा काम नहीं है ये, मैं तुमको सिर्फ बता सकता हूँ कि कैसे। तो पहले तो समझ लो कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला इज सेम, थोड़ा सा समझ लो, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे। तो दोनों में दो टर्म आएंगे, v1 में v2 में दो टर्म आएंगे, इधर m आएगा, इधर भी m आएगा, इधर m आएगा, m आएगा, ऊपर प्लस, इधर नीचे माइनस ही रहेगा, इधर 2m आएगा, साथ में u आएगा, यहाँ पे भी u आएगा, क्योंकि डायमेंशनली तुम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो, तो मास और मास के डायमेंशंस कैंसिल होने चाहिए, यहाँ पे भी कैंसिल होने चाहिए, तो u रहना चाहिए। दिस इज व्हाट यू शुड नो, दिस इज व्हाट यू मस्ट नो ऑलवेज। अब जब तुम पहले ऑब्जेक्ट का जिसका मास m1 था उसका स्पीड निकालना चाहते हो आफ्टर कोलिजन, इधर 1 लिखा ना, 1 2 1 2 1 2 1 2 2 है कि? चेक कर लो, बाद में मत बोलना नहीं 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 गलत हो गया। v1 इक्वल टू, उन्होंने लिखा होगा पहले 2m2 u2 अपॉन m1 माइनस m2, डिनोमिनेटर में प्लस है ना, हाँ, इसलिए मैंने बोला चेक कर लो, हाँ डिनोमिनेटर में प्लस आता है, क्योंकि थोड़ा लॉजिकली ये भी सोचना पड़ता है। गां गलती होती है पहले बताऊंगा मैं, गड़बड़ क्या होती है, चलो मान लो कि गलती हो गई, तो हाउ डू आई रियलाइज गलती हुई? अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम मास के हुए तो क्या होने वाला है? डिनोमिनेटर 0, आर यू किडिंग मी? डिनोमिनेटर 0 मतलब इन्फिनिटी स्पीड। तुमको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि वेयर वी कैन गो रॉन्ग, इसलिए गलती यहां करवाना जरूरी हो जाता है मेरे लिए, बिकॉज यू हैव टू रियलाइज। अब ठीक है, पक्का? तो ऐसा याद रखा जाता है कि कहाँ पे हम गलत हो गए, तो हाउ डू यू रिमेंबर, इट्स अ ट्रिक। डिनोमिनेटर कैन नॉट गो टू 0, पर कोलिजन में दो मास सेम तो हो ही सकते हैं ना, तो ये याद रखना आप, बराबर। इधर 2 लिखा, ऊपर माइनस है, दैट इज 2, ऊपर माइनस है दोनों केस में। इधर अगर तुम 2 लिख रहे हो, 2 क्या लिख रहे हो? 2, तो 2 1 2 1 2 1, 2 इधर 2, तो इधर 1 1 और इधर 2 हो गया। गुड, पक्का? सो दैट इज द एंड ऑफ थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।